Hello and Namaste. Welcome back to Unacademy. मैं प्रियंका सिंह, your law educator. Our today's session is all about ALETS PG 2024. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि यदि आप इस ईयर ALET 2024 में दिसंबर वाले एग्जाम में अपीयर होना चाहते हो फॉर ALETS PG कोर्स, तो आप किस तरह से विद इन दिस 5 months, because exam is expected to be conduct on December first week. So अभी से we have only 5 months left, है ना? So in today's session we will discuss कि इन 5 months में आप किस तरह से अपना स्टडी प्लान प्रिपेयर कर सकते हो, किस तरह से आप सब्जेक्ट वाइज अपना जो प्लानर है वो बना सकते हो, so that you can crack this exam in this year only. If you want to study in NLU Delhi, then ALET exam is the only gateway. आप क्लैट पीजी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल, दैट इज जो हमारा क्लैट पीजी 2024 का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको क्लैट पीजी से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, सभी नोटिफिकेशन, सभी अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। So you can just scan this QR code and join the Telegram channel for CLAT PG 2024. After completing LLB, अगर आप फर्दर हायर स्टडीज के लिए मास्टर्स करना चाहते हो लॉ में, तो आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ALET, that is All India Law Entrance Test. Second is CLAT, that is Common Law Admission Test. Third is CUET, that is Common University Entrance Test. Okay. So these are the 3 options जिसमें आप LLM कंप्लीट कर सकते हो। जो फर्स्ट के 2 ऑप्शंस हैं, जो है हमारा ALET एंड CLAT, इनमें 1 year LLM कोर्स होता है। इट इज अ 1 year LLM प्रोग्राम। बट ये जो CUET के थ्रू जो होता है LLM, जो अदर यूनिवर्सिटीज में है, वो 2 years का कोर्स प्रोग्राम होता है। ओके, so if you want to study in NLUs, that is the National Law Universities, so either you can give this ALET exam or you can give the CLAT exam. CUET का जो एग्जाम है वो कॉमन यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। अदर यूनिवर्सिटीज से अगर आप LLM प्रोसीड करना चाहते हो तो आप CUET के एग्जाम को दे सकते हो। NLU की अगर हम बात करें तो क्लैट के थ्रू भी NLU में एडमिशन होता है और ALETS के थ्रू भी NLU दिल्ली में एडमिशन होता है। डिफरेंस ये है कि क्लैट के थ्रू आप दिल्ली को छोड़कर ना, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली इज द एक्सेप्शन, इसके अलावा जो दूसरे 23 NLUs हैं, आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। बट अगर आपको दिल्ली NLU में पढ़ना है तो दिल्ली NLU अपने लिए सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करती है एडमिशन के लिए, वो है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट। वैसे बहुत ही डिस्प्यूटेड मैटर है कि जब ये भी NLU ही है तो फिर ये क्लैट के थ्रू एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट कराती। ये काफी टाइम से पहले क्या था कि सबसे पहला हमारा NLU बना था NLU बेंगलोर। ओके, तो उसके बाद दूसरे NLUs बने, तो सब ने सारे ही यूनिवर्सिटीज में अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाते थे, जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होने लगी। एक एक करके सभी अलग अलग से यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिलअप करना, फिर उन सेपरेट सबका एंट्रेंस एग्जाम देना। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी कि एंट्रेंस एग्जाम के प्रोसीजर को जो इतना कॉम्प्लेक्स है इसे थोड़ा सा सिंपल किया जाए, एक कंबाइंड टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि सभी NLUs को एक कंबाइंड एंट्रेंस जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाना चाहिए। तो मीटिंग्स वगैरह के बाद फाइनली डिसाइड हुआ कि जो क्लैट एग्जाम है उसके थ्रू NLUs जो है वो एडमिशन कराएंगे। उसमें भी NLUs जो थे वो आपस में बहुत डिस्प्यूट इनमें रेज हुआ कि नहीं, हम इस क्लैट के थ्रू नहीं करवाएंगे, हम अपना सेपरेट ही एग्जाम कराएंगे। बहुत टाइम के बाद 2015-17 में के अराउंड ये कंसोर्टियम बना, जिसमें सभी जो 19 NLUs पहले थे, बाद में और ऐड हो गए, नाउ देयर आर 23 NLUs जो क्लैट के थ्रू एडमिशन करवाते हैं। बट दिल्ली इज स्टिल नाउ एन एक्सेप्शनल केस। दिल्ली तब भी नहीं माना। दिल्ली अभी तक अपना जो एग्जाम है वो सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाता है ALETS। अभी भी डिस्कशन चल रही है कि दिल्ली NLU को भी क्लैट में मर्ज कराने के लिए, बट इट इज स्टिल अ डिस्प्यूटेड मैटर। अभी तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। सो जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती,
दिल्ली जो है वो अपनी सेपरेट एंट्रेंस एग्जाम ही करवाएगा। ओके, सो दिस वाज द बेसिक ओवरव्यू कि एलएच एक्चुअली है क्या और क्यों है। ठीक है, अगर आप एनएलयू दिल्ली में, स्पेशली एनएलयू दिल्ली में पढ़ना चाहते हो तो आपको एलएच एग्जाम देना पड़ेगा, और अगर आप दूसरे एनएलयूज में एडमिशन करवा रहे हो, दूसरे एनएलयूज में पढ़ना चाहते हो तो क्लैट एग्जाम दे सकते हो। सेकेंड थिंग इज दैट कि आप दोनों ही एग्जाम दो, बिकॉज एनएलयू दिल्ली इज ऑल्सो इज अ वेरी रेप्यूटेड कॉलेज, वेरी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज, जहाँ की प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छी लीगल फैकल्टी है। तो आप दोनों ही एग्जाम की तैयारी कर सकते हो और दोनों ही एग्जाम को दे सकते हो। नाउ इट इज बेस्ड ऑन योर लक एंड योर प्रिपरेशंस कि आपको किस जगह पे एडमिशन मिलता है। सीयूईटी की बात करें तो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है, ये दूसरे डीयू, बीएचयू इन सब में एडमिशन के लिए, एलएलएम में एडमिशन के लिए सीयूईटी जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो नाउ एलएच एग्जाम के लिए, पीजी एग्जाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो मोस्ट प्रोबेबली सितंबर के टाइम पर रिलीज होता है। एप्लीकेशन फॉर्म अभी रिलीज नहीं हुई है, ठीक है, सितंबर के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पर रिलीज होती है। शुड कीप ऑन चेकिंग द वेबसाइट, या फिर आपको अनअकैडमी पर भी सारी इंफॉर्मेशन जो है मिलती जाएगी, सारी अपडेट्स जो है वो अवेलेबल होती जाएगी। एग्जाम दिसंबर के मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक में ही कंडक्ट होता है, या फिर आप एक से मान लो कि 10 दिसंबर के विद इन 10 दिसंबर ही ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट होता है। तो आप ऐसा मान के, हम ऐसा मानकर चलेंगे कि दिसंबर की फर्स्ट वीक में एग्जाम है, तो हमारी प्रिपरेशन जो है, या फिर प्रिपरेशन की जो प्लानिंग है अभी, वो उसी अकॉर्डिंग होगी कि हमारा एग्जाम दिसंबर में है और अभी से लेकर 5 मंथ्स के बीच में हम किस तरह से अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। एलएलबी, एलएलएम या फिर पीएचडी अगर आपको एनएलयू से करना है तो यू विल हैव टू गिव द एलिट्स एग्जाम। ठीक है, ये हर साल एग्जाम जो है वो दिसंबर में कंडक्ट होता है, इसीलिए अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म आउट नहीं हुआ है, फिर भी हमें पता है कि एग्जाम दिसंबर में ही होगा। ये अपने उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही चलती है, तो ऐसा नहीं है कि हम सितंबर में जब फॉर्म भरेंगे तब हम अपने एग्जाम की तैयारी करेंगे, है ना। तो हमें अभी से, जब हमें पता है कि एग्जाम दिसंबर में होना है, तो फिर वाई नीड टू वेस्ट द टाइम। अभी से हमारे पास 5 मंथ्स है। 5 मंथ्स बहुत होते हैं एक एग्जाम के लिए, इस एलएस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज हमने एलएलबी में ऑलमोस्ट सारी चीजें पढ़ रखी है, तो ऐसा कुछ न्यू हमें खास पढ़ना नहीं है। तो 5 मंथ्स इज मोर देन एनफ टू गेट प्रिपेयर फॉर द एलिट एग्जाम। तो लेकिन वो करना कैसे है, किस तरह से हम अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, ये सभी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पहले हम एलिट एग्जाम की जो स्कीम है, इसका जो पैटर्न है, उसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले तो हमने समझ लिया कि एलिट एग्जाम हो क्यों रहा है, हम ये एग्जाम क्यों दे रहे हैं, है ना। अब इसके थोड़ी सी स्कीम को, पैटर्न को समझते हैं तो हमारे लिए आगे जो प्लान और स्ट्रैटेजी बनाना है वो काफी इजी हो जाए। सो पैटर्न जो है वो मॉडिफाइड सिलेबस, मॉडिफाइड पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 ईयर का जो एलएलएम प्रोग्राम है उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है ये 2 सेक्शंस में होता है। देयर इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 50 एमसीक्यूज होते हैं, और जो हमारा पार्ट बी है, सेक्शन बी है, उसमें 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब ये आ गया हमारा ट्रिकी पॉइंट। अभी तक हमने देखा कि जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, क्लैट हो गया, एलएलबी लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम हो गया, या फिर जो हमारे एलएलएम के भी क्लैट का जो एलएलएम पैटर्न है, उसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एलिट्स के पैटर्न में यही एक डिफरेंस है कि एलिट्स में 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप ऐसा मान लो कि 25 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पे होता है। आपको सिर्फ एमसीक्यू के बेसिस पर ही अपनी प्रिपरेशन नहीं रखनी है, हमें डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होनी चाहिए लॉस की, सो दैट यू कैन राइट 25 मार्क्स का आंसर आपको लिखना है। तो उस हिसाब से आप समझ लो कि आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से आंसर्स को लिखना है। ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझनी पड़ेगी और डिटेल में उन्हें करना पड़ेगा। सिर्फ समझना भी इंपॉर्टेंट नहीं, जब तक माइंड में ही है और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे तो वो नॉलेज भी किसी काम का नहीं है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाला, कि आपको सिर्फ एमसीक्यूज के बेसिस पर अपनी प्रिपरेशन जो है वो नहीं रखनी है, आपको इस तरह से लॉस को पढ़ना है कि आप डिस्क्रिप्टिव जो आंसर्स है उन्हें लिख पाओ। सो ये हमने देख लिया कि 2 पार्ट्स में होता है एग्जाम। पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस होते हैं जो एमसीक्यू बेस पर होते हैं, और पार्ट बी में आपको 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स जो है वो लिखने होते हैं। एग्जाम टोटली 90 मिनट्स का होता है। अब आप देख लो, 2 डिस्क्रिप्टिव लिखने हैं आपको और एमसीक्यू भी है,
तो टोटल आपके पास टाइम सिर्फ 90 मिनट्स का रहेगा। सेक्शन ए में भी 2 पार्ट हैं फर्दर। पार्ट 1 में आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि 25 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क ईच, यानी कि 25 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 25 मार्क्स का हमारा हो गया इंग्लिश लैंग्वेज। पार्ट 2 में आता है लीगल रीजनिंग। लीगल रीजनिंग के भी 25 क्वेश्चंस होते हैं, बट ये होता है 2 मार्क्स ईच, यानी कि हो गया 50 मार्क्स। तो बेसिकली पार्ट ए हमारा होता है टोटल 75 मार्क्स का, ठीक है। 25 मार्क्स हो गए इंग्लिश लैंग्वेज के एंड 50 मार्क्स हो गया हमारा लीगल रीजनिंग वाला पार्ट। ये 2 मार्क्स ईच होता है। सेक्शन बी तभी इवेल्युएट होता है अगर आपके सेक्शन ए में, पार्ट ए में 50% मार्क्स आए हैं। अब ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी अगर आप एलिट्स एग्जाम देने के बारे में सोच भी रहे हो और देना चाहते हो, तो इन बेसिक और माइनर पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान से देखना है, समझना है। उसके बेसिस पर ही आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करो, क्योंकि जब तक हमें एग्जाम के बारे में, ये क्या है, किस तरह से एग्जाम कंडक्ट होता है, अगर हमें किसी एग्जाम का बेसिक्स ही नहीं पता है, तो हम आगे उस एग्जाम में नहीं प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपको पहले एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, इनकी मार्किंग स्कीम को समझना पड़ेगा, जब भी आप उसे अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। तो इसमें ये कहा जा रहा है, ये जो हमारा पार्ट सेक्शन ए है, जिसमें 2 पार्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज और लीगल रीजनिंग का एमसीक्यू, इसमें अगर आपके 50% मार्क्स करेक्ट नहीं होते हैं, यानी कि आउट ऑफ 75 अगर आपका एटलीस्ट 35 हम मान के चलते हैं, 35 ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हो रही है, ओके। अगर आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलाकर के टोटल 35 मार्क्स नहीं आते हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल। 35 से ज्यादा ही मान लो, क्योंकि 75 है ना, हम इसे 38 करते हैं, ठीक है। 38 मान लो आप कि आउट ऑफ 75 अगर आपके 38 आंसर्स करेक्ट नहीं होते हैं, तो आपका जो पेपर पार्ट 2 है, यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वाला पार्ट है, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा, उसको इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा। तो आपका तो सेकेंड पार्ट वाली मेहनत ऐसे ही वेस्ट हो गई, अगर आप पार्ट 1 पे ध्यान नहीं देते हो तो, ठीक है। इसीलिए सभी पार्ट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट पर आपको फोकस करना है। यहाँ पर कुछ किसी भी पार्ट को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, और आप ये जोखिम उठा ही नहीं सकते हो। हमें हर एक पार्ट को, हर एक पॉइंट को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, चाहे वो लीगल रीजनिंग का पार्ट है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का पार्ट है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हम इंग्लिश तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आउट ऑफ द टर्म है, हमने सिर्फ लॉ वाली चीजें पढ़ी है, तो हम सिर्फ लीगल रीजनिंग वाले पार्ट पर फोकस करेंगे। ये 25 मार्क्स का जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज, इसे हम छोड़ देंगे। तो आउट ऑफ 50 देयर आर चांसेस कि आप टोटल 90% या 80% मार्क्स सिक्योर कर पाओ। इट्स नॉट नेसेसरी ना। तो हमें एक सेफ साइड लेकर चलना है, वो हो ही नहीं सकता है ना। इसलिए हमें एक सेफ साइड होकर के चलना है कि हमें हर एक पॉइंट, हर एक चीज पर फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ सिलेक्शन की नहीं है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और ध्यान देना है कि जो 50% की मार्क्स की हम बात करें, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, यानी कि मिनिमम मार्क्स की बात हो रही है। अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है, एडमिशन भी तो चाहिए, सिर्फ पास होने से तो नहीं चलेगा। तो एडमिशन होने के लिए टॉप 3 लिस्ट जो निकल रही है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 जो निकल रही है, आपका उसमें नाम भी तो आना चाहिए, आप सिलेक्ट भी तो होने चाहिए, मेरिट लिस्ट में तो नाम आना चाहिए। तो मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। अब बताओ, अगर आप एक पार्ट को छोड़ दोगे तो विल यू बी एबल टू अचीव द 60% मार्क्स? ऑब्वियसली नहीं। तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज और लीगल रीजनिंग दोनों को ध्यान देना है। मिनिमम मार्क्स है 50%, वो हमें ध्यान में रखना है कि एटलीस्ट हमारे 50% मार्क्स करेक्ट हो, सो दैट हमारा जो सेकंड पार्ट है वो इवेल्युएट हो जाए, वो इसको इंपॉर्टेंस मिले। अदरवाइज हमारा टारगेट रहेगा कि हम 60 to 65% मार्क इसमें हम डेफिनेटली अचीव कर ले एमसीक्यू वाले पार्ट में। एमसीक्यू कंपैरेटिवली डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि बेसिक्स है, थोड़ा बहुत पढ़ने की बात है, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट मतलब ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आप अभी से 5 मंथ्स है आपके पास और आप हर सब्जेक्ट वाइज टाइम को डिवाइड कर दोगे, तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है सेक्शन ए में 60 से 65% मार्क्स को सिक्योर करना। तो ये जो बेसिक पॉइंट है वो क्लियर हो गए कि ये 90 मिनट्स का एग्जाम होता है। तो 75 आपके एमसीक्यूज है और 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स हो गए।
तो इन सबको मिला के आपको 90 मिनट्स में ही ये सब कुछ फिनिश करना है। अगर आप 71 मिनट भी सारे क्वेश्चंस पर देते हो, ठीक है, तो 90 मिनट्स में से 75 मिनट्स आपने दे दिए उस पर पार्ट 1 पर, पार्ट ए पे, और 50 मिनट्स में आपको 2 एमसीक्यू करने 50 मार्क्स के। तो ये तो कैसे पॉसिबल भी नहीं है। डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का है, आपको उसमें सारी डिटेलिंग लिखनी है, तो इसलिए हमें स्पीड अप करना है कि हम एमसीक्यूज पर जितना टाइम दे रहे हैं, हमें डिस्क्रिप्टिव पर भी नहीं भी तो कम से कम आधी घंटा जो है, 30 मिनट्स जो है, वो हम डिस्क्रिप्टिव वाले पार्ट पर दें, और जो 60 मिनट से 1 घंटा है, वो हम 1 घंटे में ये 75 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले एमसीक्यू वाले। तो दिस शुड बी आर टाइम ब्रेकअप। टाइम ब्रेकअप में फिर से एक बार मैं बता दूं, सेक्शन ए जो है, जो कि हमारा 75 मार्क्स का है, उसमें हमें देने हैं 60 मिनट्स, और जो हमारा सेक्शन बी है 50 मार्क्स का, उस पे हमें देने हैं 30 मिनट्स। 50 मार्क्स में 2 क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन पे आप दे रहे हो 15 मिनट्स, ठीक है, और फिर 15 मिनट्स इंटू 2 हो जाएगा, 2 क्वेश्चन पे 30 मिनट्स, और 75 जो एमसीक्यूज है उस पे हम दे रहे हैं 6 मिनट्स। दिस शुड बी आवर टाइम ब्रेकअप फॉर द 90 मिनट्स। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग ब्रांचेस ऑफ लॉ से, स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स मेंशन्ड नहीं है आइलेट्स के वेबसाइट पर, बट सिर्फ यही लिखा हुआ है कि डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। जैसे हमने क्लैट वगैरह का जो देखा है, उसमें स्पेसिफिकली लॉज के जो नाम है वो मेंशन रहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीआर, इंडस्ट्रियल लॉ, ये सब है। एलिट्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रही हूँ, ये जो सभी इंफॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये एलिट्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर से ली गई है। ये उसमें ही जो चीजें बताई गई है, मैं इधर उधर के न्यूज पर नहीं डिपेंड कर रही हूँ। आई एम ओनली डिपेंडिंग द ऑफिशियल नोटिस, जो ऑफिशियल डिक्लेयर किया गया है एलिट्स के थ्रू, वी आर डिस्कसिंग दैट ओनली। ओके, तो एलिट्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, आप भी उस वेबसाइट पे जाकर के चेक कर सकते हो। एलिट्स की वेबसाइट पर आप एलएलएम वाले पोर्शन पे जाओगे, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम स्कीम, इस तरह से ना कैटेगरीज डिवाइड की गई है। आप उनमें क्लिक करके इन सभी इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हो। तो उसमें कहीं भी लॉज के जो सब्जेक्ट है इस एग्जाम के, उसमें लॉज का सेपरेट नाम जो है वो मेंशन नहीं किया गया। इन सब्जेक्ट्स जो है वो स्पेसिफिकली नहीं बताए गए। इसमें सिंपली लिखा गया है फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ। लॉ के लिए इसमें किसी भी फील्ड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमने एलएलबी में अभी तक, आप ऐसे सोच लो कि इतने सेमेस्टर्स हो जाते हैं ना, 5 into 2, और रोज 10 सेमेस्टर्स हो जाते हैं। 10 सेमेस्टर में हर सेमेस्टर में हमारे पास 4 से 5 सब्जेक्ट होते हैं, है ना, तो ऑलमोस्ट हो गए हमारे पास 40 to 50 सब्जेक्ट्स। अब ये 40 to 50 सब्जेक्ट्स में से कौन से सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको नहीं पता। यही तो प्रॉब्लम होती है एलिट्स एग्जाम की। इन एग्जाम्स को टफ क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसमें आप गेस नहीं कर सकते हो कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा। बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बेसिस पर हम आइडिया लगा सकते हैं कि हो सकता है पैटर्न के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन आए, बट स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है। तो ये अपने पैटर्न को तोड़ भी सकता है, भैया ये क्वेश्चन बना रहा है, पैटर्न ये बना रहा है, हो सकता है लास्ट ईयर में इसने कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए हो, और इस बार सिर्फ 1 क्वेश्चन हो। पिछली बार आईपीआर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, बट इस बार 2 क्वेश्चन आ जाए, तो देयर आर चांसेस कि कुछ भी कहीं से भी ये लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया है कि कौन से ब्रांच ऑफ लॉ से ये लोग पेपर बना रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वाला। तो सिर्फ लिख दिया सिंपल कि 10 क्वेश्चन आएंगे, जो भी हमने एलएलबी में अभी तक पढ़ा है उसी में से आएंगे। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपको पढ़ाया ही नहीं गया। लॉ से रिलेटेड जो भी अभी तक एलएलबी के सिलेबस में आपने पढ़ रखा है, उसी के बेसिस पर, उसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, 10 में से आपको 2 आंसर दिए, एक बहुत प्लस पॉइंट आप इसको कह सकते हो कि आपके पास ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। 10 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब जिस हिसाब से हम अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, और जो हॉट टॉपिक्स है, जो करंट टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड अगर कॉम्प्रिहेंसिव जो लॉज है उन्हें पढ़ के जाएं, तो 10 में से 2 क्वेश्चन तो हमारे जाने पहचाने पढ़े हुए नॉलेज वाले इजी क्वेश्चन जो है वो आ ही सकते हैं।
अगर हमने सही से तैयारी की है तो ठीक है, तो 10 क्वेश्चन में से 2 सही डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को मार्क करना इज नॉट दैट मच हार्ड. ओके, so the final rank will be prepared based on the combined marks secured in section A and section B. जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो सेक्शन ए और सेक्शन बी के मार्क्स को ऐड करके फाइनली मेरिट लिस्ट जो है वो उसकी बेसिस पर बनाई जाएगी. जो कट ऑफ है वो उसी के बेसिस पर होगा. अब हम आते हैं एक पॉइंट पर जो है हमारा टर्निंग पॉइंट ऑफ द सिलेबस, नेगेटिव मार्किंग. डिस्क्रिप्टिव में तो नेगेटिव मार्किंग हो नहीं सकती. एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग है 0.25 यानी 1/4 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होंगे. चार रॉन्ग आंसर के बदले में 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट होगा. तो नेगेटिव मार्किंग एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है ऑफ दिस एलिट एग्जाम कि आप तुक्का नहीं लगा सकते हो, गेस वर्क नहीं कर सकते हो. यू शुड बी श्योर, यू शुड बी एक्यूरेट अबाउट योर आंसर, क्योंकि देयर इज नेगेटिव मार्किंग. नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपके जो सही आंसर के जो आपने मेहनत करके जो सही आंसर मार्क किया है उसमें से 0.25 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाते हैं. बिलीव मी, ये 0.25 का जो मार्क्स है ये मेरिट लिस्ट में ना ये बहुत रूल आता है. इसीलिए फोकस ये करना है कि बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ आंसर देना है. बहुत मतलब मैं ट्राई तो ये करनी है कि एक भी नेगेटिव मार्किंग आपकी ना जाए और अपनी मेहनत से जो आंसर्स करेक्ट दिए हैं वो आपको आपके मार्क्स जो है वो बच के रहे. नेगेटिव मार्किंग में वो मार्क्स कट ना जाए. तो नेगेटिव मार्किंग इसलिए ध्यान में रखना है एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, और एक्यूरेसी के साथ सही नॉलेज अप्लाई करके, सही लीगल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके एमसीक्यूज को सॉल्व करना है. सिलेबस ओवरव्यू की बात करें तो हमने अभी तक देख लिया एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में हम इस सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं. सबसे पहला है इंग्लिश लैंग्वेज, सेकेंड इज इंग्लिश रीजनिंग यानी एमसीक्यू वाली लीगल रीजनिंग, एंड थर्ड इज द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन. लीगल रीजनिंग से एमसीक्यू आते हैं, डिस्क्रिप्टिव में आपको आंसर्स को डिस्क्राइब करना है. लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो बेसिक सिलेबस है जो कि दूसरे क्लैट एग्जाम्स वगैरह में पूछा जाता है. दिस इज द सिलेबस. लीगल रीजनिंग में जैसे कि हमने पहले देखा कि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि इस सब्जेक्ट से आएगा, सिर्फ सिंपली इट्स रिटन दैट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ. डिस्क्रिप्टिव लॉ में भी सेम है. तो अगर आप लॉ वाला पार्ट पढ़ रहे हो तो इसमें आपकी दोनों चीजें जो है वो क्लियर होती जाएगी, लीगल रीजनिंग वाली भी और एमसीक्यू वाली. क्योंकि लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड है ना, एक लीगल प्रिंसिपल दे दिया, सिचुएशन दिया जाता है और उसके बेसिस पर आपको आंसर करने होते हैं. पेपर बहुत ज्यादा लेंदी नहीं होता है क्योंकि टाइम की यहाँ पे बाउंडेशन है, 90 मिनट्स ही दिया जाता है. तो इट्स नॉट दैट कि बड़े बड़े पैकेजेस आने वाले हैं क्लैट की तरफ पे, इसमें ऐसा नहीं होता है. प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं. थोड़ा सा रीडिंग स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, आंसर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तो आप विद इन टाइम फ्रेम इसे कंप्लीट कर सकते हो. तो प्रिंसिपल्स, लीगल प्रिंसिपल्स दिए रहते हैं, उसके उस प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके, उस फैक्ट पर अप्लाई करके आपको उसमें से 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट आंसर को देना पड़ता है. डिस्क्रिप्टिव जैसे हमने पढ़ा कि किसी भी टॉपिक पर 10 में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं और किसी भी टॉपिक पर आ सकते हैं. लैंग्वेज के सिलेबस की अगर हम बात करें तो उसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडेंटिस, फ्रेजेस, जंबल वर्ड सेंटेंसेस, चूज द करेक्ट आंसर, है ना. इस तरह के बेसिक जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस है वो ही पूछे जाते हैं. जैसे कुछ कॉम्प्रिहेंशन दे दिया, एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उसमें से आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछे गए. उसी कॉम्प्रिहेंशन से आपको एंटोनिम, सिनोनिम भी पूछा जा सकता है. कोई इंग्लिश फ्रेज देकर आपको आइडम्स फ्रेज पूछा जा सकता है. सो अपनी वोकैब पर ध्यान देना है. अभी से इंग्लिश वोकैब की तैयारी शुरू कर लीजिए, इससे आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी. इसमें आपका जंबल वर्ड्स भी आ जाएगा, सिंपल ग्रामर से रिलेटेड जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स है इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, करेक्ट वर्ड चूज करना होता है. तो ये हो गया हमारा बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस. इसी के बेसिस पर आपके जो 25 मार्क्स हैं वो इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर बनेंगे. और लॉ टॉपिक्स की बात करें तो हमने बार बार बताया है कि स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर हम ऐसा एनालाइज कर सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉ के, छोड़ना कुछ नहीं है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात हो रही है. इंपॉर्टेंट है हमारा जुरिस्प्रूडेंस. सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है हमारा कॉन्स्टी, वो तो लिखा ही नहीं इसमें. कॉन्स्टिट्यूशन का तो भाई कहना ही नहीं, ये तो इनसे समझ लो आपका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है.
क्लैट एग्जाम के पहले भी आपको मतलब आप लॉ एंट्री नहीं कर रहे हो तो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए, है ना। अगर आप लॉ के स्टूडेंट नहीं भी हो तब भी आप देख लो किसी भी गवर्नमेंट या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब आप की तैयारी करते हो, पुलिस वगैरह की तैयारी करते हो, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन तो पूछा ही जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द बेसिक लॉ दैट एवरी इंडियन सिटीजन शुड नो। और आप तो लॉ के स्टूडेंट हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी समुद्र में आपको डुबकी लगानी पड़ेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन मरते दम तक, जन्म जन्मांतर तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। आप एलएलबी किए उसमें भी आपके साथ रहा, एलएलएम में भी साथ है। एलएलएम के बाद भी अगर आप कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नेट देना चाहते हो, पीएचडी की तैयारी कर रहे हो या फिर दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ना ऐसे भूत के जैसा आपके साथ साथ पीछे पीछे चलने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द कोर सब्जेक्ट, जिसे तो हम हेडमास्टर कह सकते हैं सारे लॉज का, फादर ऑफ द लॉज। तो कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले ध्यान में रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में अच्छे से समझ लो, उसको जूस बनाकर उसको पी जाना है कॉन्स्टिट्यूशन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज jurisprudence. Then we have family law, international law, law of contract, law of torts, criminal law, IPR law and property law. These are the basics important topic from law जिन्हें हमें 100% पढ़ना है, इन्हें हमें 100% पढ़ना है। इफ यू वांट टू क्लियर योर एलिट्स तो आप इन लॉ सब्जेक्ट में से किसी भी को छोड़ नहीं सकते। आप ऐड कर लो इसमें, जो दूसरे लॉज आप उनको ऐड कर सकते हो कि इनमें से किसी को आप माइनस नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते हम एक काम करते हैं इंटरनेशनल लॉ छोड़ देते हैं, ये थोड़ा सा टफ है, इसके जगह पे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो टॉपिक्स हमने बताए हैं 8 और +1 9 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये जो 9 टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 9 लॉज तो आपको 100% पढ़ने हैं और पूरा डिटेल में इसको कंप्लीट पढ़ना है। इनमें से आपको कहीं भी कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ सकते आप इसमें कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूट पढ़ लिया बाकी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रिवाइज कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको इन 4 4 8 +1 9 सब्जेक्ट्स को, जो 9 लॉज के सब्जेक्ट्स हैं, इनको जूस बना करके जस्ट ड्रिंक इट, इनमें से कुछ भी नहीं छोड़ना, ठीक है। नाउ अनअकैडमी पे अचीवर्स बैच लॉन्च हो रहा है फॉर क्लैट, पीजी एंड अदर एलएलएम एग्जामिनेशन कोर्स। ये 15 जून से स्टार्ट हो रहा है। वी हैव वेरी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका सिंह आपको बिजनेस लॉ पढ़ाऊंगी और दूसरे जो भी आपके लॉ के सब्जेक्ट है उनके लिए भी स्पेशल एजुकेटर्स हैं। ये क्लास 15 जून से स्टार्ट हो रहा है और आप क्लैट, पीजी या फिर दूसरे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। दिस इज द अचीवर्स बैच फॉर क्लैट, पीजी। नाउ 5 मंथ्स प्लान क्या होना चाहिए हमारा एलेक्स के लिए। हमारा 5 मंथ्स में हम किस तरह से इस एग्जाम के लिए 100% मार्क्स जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो हमने देखा 3 पार्ट्स हैं, इंग्लिश है, लीगल एमसीक्यूज है, लीगल में से जो एमसीक्यू वाले पार्ट है वो है, देन वी हैव द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। दिस वाज आवर सिलेबस इंग्लिश में। सो द पॉइंट इज दैट कि आप क्लैट और एलेक्स की जो तैयारी है वो साथ में कर सकते हो, है ना, क्योंकि दोनों का एग्जाम दिसंबर में, ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन है वो दोनों की साथ साथ चल रही है। डिफरेंस ये है कि एलेक्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग है, दो चीजें इसमें अलग है, एक इंग्लिश वाला पार्ट है ना, दिस वन इंग्लिश वाला पार्ट, सॉरी दिस इंग्लिश पार्ट एंड द डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है वो, तो ये दो चीजें अलग है एलेक्स में। बाकी लीगल एमसीक्यू ये तो सेम है। तो प्रॉब्लम ये है कि लीगल एमसीक्यू जब आप क्लैट एलेक्स की तैयारी कर रहे हो और आप लीगल एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हो क्लैट के लिए, तो वो सेम आपका एलेक्स के लिए भी प्रिपेयर हो जा रहा है ना। और जब आप एमसीक्यू की तैयारी कर रहे हो इट मीन्स आप लॉ को डिटेल में पढ़ रहे हो, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल स्ट्रेच करके आप अपनी डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी इसी में कर लो। और फिर इंग्लिश तो हमारा सेपरेट चल ही रहा है साथ साथ में, है ना। तो यानी कि अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आउट ऑफ 7 डेज आप 4 डेज क्लैट को देते हो तो 3 डेज आप दे दो एलेक्स को, जिसमें से एक दिन आप इंग्लिश के लिए रख लो, ठीक है, और बाकी के 2 दिन आप डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है ना उस पर ध्यान दे दो। 7 डेज में हो गया। 4 दिन जब आप ये 4 डेज क्लैट के लिए दे रहे हो उसमें आपका जो सेकंड वाला पार्ट है ना,
ये जो लीगल एमसीक्यू वाला पार्ट है वो तो क्लैट के साथ साथ प्रिपेयर होता जा रहा है, वो क्लैट के साथ साथ प्रिपेयर होता जा रहा है। तो इसके लिए हमें अलग से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, हमें ध्यान देना सिर्फ अलग से इंग्लिश पर और इसके जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स है उस पर। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हो? जब आप वीक में 1 डे दे रहे हो तो अभी से वोकैब्स को लर्न करना शुरू कर दीजिए, ग्रामर प्रैक्टिस करिए और मॉक टेस्ट रखिए। और हम ये टारगेट रखेंगे कि आउट ऑफ 25 जो कि हमारा इंग्लिश का मार्क्स है, आउट ऑफ 25 आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स जो है वो इंग्लिश वाले पोर्शन में 100% आए, इसमें कोई डाउट नहीं रखना है। इंग्लिश बहुत इजी सब्जेक्ट है, ये हम मतलब एवरीडे हम ये इसको यूज कर रहे हैं, बस इसके लैंग्वेज वाले पोर्शन पे क्या करना, थोड़ा सा फोकस देना है, दैट्स इट। और मॉक टेस्ट देना है, जितने से ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वोकैब्स को लर्न कर लीजिए और ग्रामर्स को प्रैक्टिस करिए मॉक टेस्ट के थ्रू। तो आपका जो ये 60% का टारगेट है इंग्लिश में वो 100% कंप्लीट होने वाला है। तो डेज कैलकुलेशंस आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आप इन डेज के बेसिस पर अपनी जो प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज जो है वो बनाते हो, तो आपका जो 5 मंथ्स है वो टोटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। लॉ वाले पोर्शन की बात करें तो जैसे हम जो डेज दे रहे हैं लॉस के लिए, उसमें हमें क्या पढ़ना है? हमें पहले तो ये जानना चाहिए कि हाउ टू सॉल्व द आंसर, आंसर्स को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। सिर्फ लीगल नॉलेज होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये सफिशियंट नहीं है एलएलसी एग्जाम के लिए। आप किस तरह से उन लॉज को अप्लाई कर रहे हो, आप कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उन लॉज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ये जानना जरूरी है। क्योंकि ये आपके लीगल नॉलेज को नहीं, ये एप्लीकेशन को टेस्ट करता है ये एग्जाम। आप लीगल कॉन्सेप्ट को किस तरह से अप्लाई कर रहे हो, ये एग्जाम उसके बेसिस पर है। ये एग्जाम बेसिकली जो है वो इन चीजों को टेस्ट करता है कि आपकी लीगल थिंकिंग, लीगल एप्लीकेशन एबिलिटी कितनी है। सिर्फ लॉ जान लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो सारे पॉइंट्स को पढ़ने के बाद आपको ये जानना जरूरी कि इन क्वेश्चंस को आंसर करना कैसे है, किस तरह से अब प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है और इस आंसर्स को 100% करेक्ट बनाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी, बेसिक ट्रिक्स क्या क्या होने चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टाइम फ्रेम है, टाइम मैनेजमेंट है, टाइम बाउंडेशन इज देयर। 90 मिनट्स का टाइम है, आपके पास पूरा दिन नहीं है कि आप आराम से प्रिंसिपल्स पढ़ो, फैक्ट्स पढ़ो, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को एक एक करके आराम आराम से लिखो, डिटेलिंग में आता आपको सब कुछ है, लेकिन किस तरह से आप उसको क्वेश्चन पेपर में विद इन 90 मिनट्स आप अपनी नॉलेज को एग्जामिनर को बताओगे कैसे कि आपके पास इतनी नॉलेज है। तो वो चीज जो है जाननी वो बहुत जरूरी है। तो लॉस को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, उसके एप्लीकेशन को किस तरह से करेंगे इस पर फोकस करना ज्यादा जरूरी है। हमने कोर सब्जेक्ट्स की बात कर ली, हमें कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, क्रिमिनल, इंटरनेशनल और आईपीआर इन सब पर फोकस करना है। जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से लास्ट के 1-2 ईयर से हमने देखा, आईपीआर से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंटरनेशनल लॉ से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर करंट टॉपिक्स हो गया, कॉन्ट्रैक्ट से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के लिए हमें इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करना है। इनके आंसर्स को डिस्क्रिप्शन फॉर्म में यानी लेंदी फॉर्म में, डिटेलिंग फॉर्म में हमें पढ़ना है सो दैट वी कैन राइट द डिस्क्रिप्टिव आंसर्स वेरी नाइसली, और उसमें हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो उस पार्ट में सिक्योर कर सके। प्रैक्टिस करना है एवरीडे, प्रैक्टिस इज तो की है ना, प्रैक्टिस इज द ओनली की। आप पॉलिश करने के लिए आपके जो स्किल है उससे आप कैसे पॉलिश कर सकते हो, अपनी नॉलेज को कैसे पॉलिश कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपकी जो स्किल है वो उतनी ज्यादा इंप्रूव होगी। रिसेंट के 1 और 2 ईयर्स के जो भी केस लॉज है उन्हें डिटेल में पढ़ना है, उन्हें डिटेल में जानना है, क्योंकि इसमें आपका लॉ इज ऑल अबाउट बीइंग अपडेटेड। आप लीगली कितने अवेयर हो, रिसेंट में क्या क्या चल रहा है सोसाइटी में, देश में कौन से न्यू लॉज आ रहे हैं, कौन से न्यू लीगल अपडेट्स है, कौन सा हॉट टॉपिक बना हुआ है, लीगल जो है ट्रेंडिंग लॉज क्या है। ये इसके अलावा आपको जो बेसिक इंपॉर्टेंट केस लॉज है लास्ट के 1 और 2 ईयर्स के, उन पर इनकी भी आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स पर, कौन कौन से टॉपिक्स पर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिए। तो सुप्रीम कोर्ट के हॉट टॉपिक्स को, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट टॉपिक्स, जो भी लेटेस्ट जजमेंट्स है उनसे हमें अपडेटेड रहना है और उन्हें अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जानना है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी है, तो अभी से लीगल टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना लो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो चल रहे हैं, एक डायरी में उस चीज को मेंटेन करिए
और उन टॉपिक्स की सिनॉप्सिस बना लो। ये रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं, ये बहुत हेल्प करते हैं आपके खुद के बनाए हुए सिनॉप्सिस, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आप उसी के बेसिस पर लिख रहे हो। तो सिनॉप्सिस आप अभी से बनाओ सारी लीगल टॉपिक्स के, जितने भी कॉन्टेम्परेरी टॉपिक्स है लीगल टॉपिक्स से, पहले तो उनकी लिस्ट बनाइए, ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स। उसके बाद उन टॉपिक्स का सिनॉप्सिस बनाना है और अवेयर रहना है सभी ट्रेंडिंग लीगल टॉपिक्स से। न्यूज़पेपर है, लीगल जर्नल्स है, उसके थ्रू आप अपडेटेड रह सकते हो, टॉपिक्स को जान सकते हो, मैटर क्या चल रहा है। इससे आपके प्रैक्टिकल जो आपकी नॉलेज है वो इंप्रूव होगी और उन टॉपिक्स पर आप सिनॉप्सिस बना सकते हो जो आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट वाले आंसर्स, पार्ट वाला जो आंसर है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्टिव, अब ये एक क्वेश्चन आता है कि हम डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को किस तरह से लिखें, है ना, जो लेंथी आंसर्स होते हैं उनको कैसे हम अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका ऑब्जेक्टिव लिखना है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। उसके बाद अब जो आपका मेन एलिमेंट है, जो मेन आंसर है, वो आपको लिखना है डिपेंडिंग ऑन द टाइम। वैसे तो होना ही चाहिए, आपको टाइम बचाना पड़ेगा। आप उसको सब्सटैंटिव केस लॉस के साथ, रिसेंट केस लॉस के साथ उन्हें लिख सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द कंक्लूजन एट द एंड, जिसमें आपको अपना व्यू पॉइंट जो है वो लिखना होता है। तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है डिस्क्रिप्टिव आंसर्स के राइटिंग का। आप इसमें ऑब्जेक्टिव और कंक्लूजन वाले पार्ट तो 100% सिक्योर है। केस लॉस को आप स्किप कर सकते हो क्योंकि रॉन्ग केस लॉस बिल्कुल नहीं लिखने हैं। जो फेमस केस लॉज है, नोन केस लॉज है, करेक्ट केस लॉज है, सिर्फ उन्हें ही लिखना है। तो केस लॉज को आप स्किप भी कर दो तो मेन एलिमेंट आप बीच में लिखोगे एंड दिस विल बी द फॉर्मेट ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव आंसर। पहले ऑब्जेक्टिव लिखना है, फिर आपको मेन आंसर लिखना है और एंड में कंक्लूजन के साथ ही किसी आंसर को एंड करना है कि इन सब के अलावा व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। क्योंकि ये आपका रट्टा रटाया जो रट्टा मार वाला टॉपिक है ना, उसको चेक करने के लिए एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम है आपकी अपनी लीगल थिंकिंग को चेक करने के लिए। तो वो आप कैसे दिखाओगे जब तक आप अपनी लीगल व्यू को नहीं लिखोगे, एग्जामिनर कैसे जानेगा आपके माइंड में कितनी ज्यादा आपके पास नॉलेज है। तो एंड में कंक्लूजन में अपना व्यू पॉइंट जरूर लिखें और वैलिड लिखें, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो अभी से जब हम प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो अपने लिए वीकली टारगेट सेट कर सकते हो आप 3-4 क्वेश्चन का। डिस्क्रिप्टिव की मैं बात कर रही हूँ कि डेली टाइम फ्रेम आप एक वो टाइमर सेट कर लो और लिखने की प्रैक्टिस करो कि विद इन 15 मिनट्स आप एक आंसर को कंप्लीट कर पाते हो या नहीं। तो डेज के बेसिस पर नहीं, वीकली बेसिस पर, क्योंकि आपको सिनॉप्सिस भी बनाना है, प्रिपरेशन भी करनी है, तो आप डेली नहीं कर सकते, इसलिए वीकली टारगेट आप रख सकते हो कि एक वीक में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कर लेनी है। टॉपिक्स का अपडेटेड लिस्ट रखना है। एक दिन लिस्ट बना लिया फिर डायरी बंद कर दी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अपडेटेड टॉपिक्स की लिस्ट बनाती रहनी है। लिस्ट में आपको टॉपिक को ऐड करते जाना है और वीकली बेसिस पर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। टाइम के बेसिस पर सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस इज नॉट सफिशिएंट, विद इन टाइम फ्रेम आपको वो कंप्लीट करना है, इस पर भी ध्यान देना है। सो क्या करना है हमें, सेट योर गोल अपना डेली या फिर वीकली, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। कुछ लोगों को डेली टारगेट्स के, कुछ लोगों का जो माइंड है वो डेली टारगेट की बेसिस पर ज्यादा अच्छा काम करता है, किन लोगों का माइंड जो है वो वीकली टारगेट के बेसिस पर अच्छा काम करता है। क्योंकि टारगेट रखना तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है कि जब तक हमारे पास कोई टारगेट नहीं दोगे तो हम काम नहीं करना शुरू करते। तो अपने आप को एक टारगेट दे दो कि मुझे इंग्लिश का जो वोकैब वाला पार्ट है वो विद इन 10 डेज कंप्लीट करना है या फिर विद इन 2 वीक्स कंप्लीट करना है, ठीक है। इस तरह से आप अपने आप को शॉर्ट टर्म टारगेट्स दे सकते हो और फिर उन टारगेट्स को अचीव करिए, उसमें ग्रीन टिक लगाइए और अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो सेट डाउन करिए। तो इस तरह से क्या एक प्लानिंग स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम तैयारी करते हैं तो हमारा एक भी दिन वेस्ट नहीं जाएगा और हम जो है टाइम पर अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो 5 मंथ्स अगर हम बात कर रहे हैं अभी से बचे हैं तो हम ऐसा मानकर चलेंगे कि विद इन 3 to 4 मंथ्स आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट का 1 मंथ हम रखेंगे ओनली फॉर रिवीजन एंड फॉर प्रैक्टिस। सिर्फ पढ़ना तो जरूरी नहीं, हमने 100 बार कहा है रिवीजन एंड प्रैक्टिस ये तो की है किसी भी एग्जाम के सक्सेस होने का। तो रिवीजन तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 4 मंथ्स में अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेनी है और जो लास्ट के मंथ्स है उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ानी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या डिस्कस करा। वी हैव डिस्कस द सिलेबस, जिसमें हमने देखा कि 3 पार्ट्स होते हैं इंग्लिश का, देन वी हैव द लीगल एमसीक्यूज और फिर थर्ड आता है लीगल के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। मार्क डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं
और इंग्लिश लीगल के एमसीक्यूज में 50 मार्क्स होता है, यानी 25 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच। और फिर हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। ना टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो 90 मिनट्स का एग्जाम होता है और हमें किस तरह से टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, 60 मिनट्स हमें देने हैं एमसीक्यूज के लिए और 30 मिनट्स हमें देना है फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। टारगेट्स हमें सेट करने हैं कि विद इन 4 मंथ हमें कंप्लीट करना है, अपने आप को डेली, मंथली या फिर वीकली टारगेट्स देने हैं। एट द एंड रिवीजन करना है एंड मॉक टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करके अपनी स्पीड बढ़ानी है, अपनी प्रिपरेशन को पक्का करना है। So this was all about today's session. आप अचीवर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हो अगर आप क्लैट पीजी या फिर दूसरे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो क्लैट पीजी 2024 यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। ये कोर्स 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। क्लैट पीजी प्लस कोर्स में आपको ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें बेस्ट एजुकेटर्स है, डेली लाइव क्लास होते हैं, टेस्ट है, क्विजेस है, आपको पीडीएफ लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। यू विल बी मोस्ट बेनिफिटेड विद दिस प्लस कोर्स। और आप इस कोर्स को अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। देयर आर वैरायटीज ऑफ ऑप्शंस, वैरायटीज ऑफ प्लान ऑप्शंस, आप उनमें से कुछ भी अपने नीड के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। वी हैव 6 मंथ्स प्लान, 12 मंथ्स प्लान और 18 मंथ्स प्लान। सो यू कैन जॉइन दीज कोर्स इन अनअकैडमी क्लैट फॉर अनअकैडमी क्लैट पीजी और दूसरे एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और जो टेलीग्राम का क्यूआर कोड है आप उसको भी स्कैन करके एलएलएम ये जो टेलीग्राम का क्यूआर कोड है आप उसको स्कैन कर सकते हो और क्लैट पीजी के जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो टू स्टे अपडेटेड रिगार्डिंग ईच एंड एवरी न्यूज ऑफ क्लैट पीजी 2024। So that's it for today. Thank you. See you soon. Bye bye.